So CET, JEE NEET level questions of sound mixed है, so all of them are mixed question. Question number 1. What is the temperature at which speed of sound in air becomes double of its value at 27 degrees Celsius? What is the temperature? मतलब temperature पूछा है. At which speed of sound in air becomes double of its value at 27 डिग्री सेल्सियस. तो आपको जो गिवन टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस. स्पीड इन सेकंड केस इज 2 टाइम्स ऑफ स्पीड इन फर्स्ट केस. डबल होगा ऐसा बोला है. और आपको पूछा है कौन से टेम्परेचर पे ऐसा होगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट वाज स्पीड ऑफ साउंड? What was speed of sound in air? Gamma P upon density. What was density? Mass upon volume. So density का mass upon volume. So V equal to under root of gamma P mass upon volume. Volume क्या है यहाँ पे? What is PV? nRT. So V is directly proportional to root of T. So V2 by V1 will be equal to root of T2 by T1. What is V2 by V1? V2 upon V1 कितना दिया हुआ है? कितना है? 2. So 2 equal to root of T2 by T1. What is T1? What is T1? ये जो टेम्परेचर होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर? टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल. So what is, how do you convert degree Celsius to Kelvin? Plus 273 मतलब कितना है? 300. तो ये आ जाएगा 300. Squaring on both sides. 2 का स्क्वायर 4. रूट और स्क्वायर हो गया कैंसिल. तो व्हाट इज T2? 1200 केल्विन. या तो आंसर 1200 केल्विन होगा या फिर 1200 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होगा. अगर मैंने इसमें से 273 माइनस किया तो कितना होता है? 927. तो दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको. ऑप्शन नंबर बी 927 डिग्री सेल्सियस. सिंपल क्वेश्चन. तो आइडियली योर आंसर इज ओनली 2 steps, 2 to 3 steps. Start from here. V is proportional to root T. So V2 by V1 is root of T2 by T1. Just remember this temperature is absolute temperature, मतलब measured in Kelvin scale. अगला क्वेश्चन. The distance between a crest and nearest trough is 2.5 centimeter. Calculate the velocity of wave in centimeter per second if 4 complete waves pass through a point per second. कैसे सॉल्व करोगे? आपको डिस्टेंस दिया है बिटवीन अ क्रेस्ट एंड नियरेस्ट ट्रफ. मतलब व्हाट इज गिवन टू यू? वेवलेंथ. श्योर वेवलेंथ. व्हाट इज क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस? तो व्हाट इज क्रेस्ट टू ट्रफ डिस्टेंस? हाफ वेवलेंथ. तो तुमको ये क्या दिया हुआ है? हाफ वेवलेंथ. हाफ वेवलेंथ कितना है? 2.5 सेंटीमीटर. तो वेवलेंथ कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर. और एक पॉइंट में से पर सेकंड कितने वेव्स पास हो रहे हैं? 4. मतलब क्या है ये? फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 4. हाउ डू यू फाइंड आउट, क्या पूछा आपको? स्पीड. हाउ डू यू फाइंड आउट स्पीड? n into lambda. What is n? 4. What is lambda? 5. तो आ गया आंसर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर ए. कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. वेरी सिंपल. quick. Next question.
the velocity of sound is Vs in air. If the density of air is increased to 4 times, then the new velocity will be. वापस simple question है. What is speed in terms of density? अभी लिखा था तुमने. Gamma p by rho. So speed is inversely proportional to square root of density. तो हो गया v2 by v1 equal to rho1 by rho2. डेंसिटी कितने से इंक्रीज किया? 4 टाइम्स. मतलब न्यू डेंसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल डेंसिटी. So what is rho1 by rho2 from here? What will be rho1 by rho2? 1 by 4. So what is v2 by v1? Under root of 1 by 4. मतलब v2 by v1 is 1 by 2. मतलब v2 is basically half of v1. v1 को vs बोला है तो vs by 2 होना चाहिए. तो पहले कुछ क्वेश्चन सिंपल लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन अराउंड 5-6 क्वेश्चन. देन वी विल इंक्रीज द लेवल बिकॉज यू विल नीड दिस बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ये लास्ट क्वेश्चन बेसिकली 2 स्टेप आंसर है इसका. v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. मतलब v स्क्वायर आपको v2 चाहिए, ठीक है. v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ रो. तो v2 by 1 v1 is root of rho1 by rho2. rho1 by rho2 is 1 by 4. तो आंसर 1 by 2 आना चाहिए. 1 by 2 ऑप्शन नंबर ए में था. अगला क्वेश्चन. द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज 0.5 मीटर. द फेज डिफरेंस between the oscillations at 2 points in the medium due to this wave is pi by 5. What is the minimum distance between these 2 points? अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मली थ्योरी में कवर नहीं होता है, तो अभी मैं बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. अगर आपको याद होगा हमने जब वेव कंसिडर किया था तो मैंने आपको फेज बताया था. याद है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? व्हाट इज फेज? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. तो फेज मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट 3 थिंग्स. नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नंबर 3 नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो अगर आपको याद होगा हमने ये 2 पॉइंट लिए थे और इन दोनों पॉइंट्स को क्या हुआ था? दे आर इन सेम फेज. व्हाई दे आर कॉल्ड इन सेम फेज इज बिकॉज दोनों का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज सेम, क्योंकि दोनों पार्टिकल अपने अपने एम्पलीट्यूड पे है. नंबर 2 दोनों का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी क्या है? सेम है. मतलब ये दोनों एक साथ ही नीचे जाएंगे. ये नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, राइट. लेकिन दोनों का ऑसिलेशन का नंबर एक से डिफर करता है. अगर ये पार्टिकल अपने सेकंड ऑसिलेशन में है तो ये पार्टिकल फर्स्ट ऑसिलेशन में है, राइट. तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट लेता हूँ तो अगर ये अपने पहले ऑसिलेशन में है तो ये दूसरे में और ये तीसरे में. गुड. तो अगर आपको याद होगा these two points which are in same phase, what is the phase difference? मैंने बताया था ये 2 पाई. ऐसा 2 पाई क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि इमेजिन पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है, यहां से यहाँ पाई बाई 2, वापस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो गया. फिर यहाँ पे गया पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, वापस यहाँ पे आ गया 2 पाई. फिर यहाँ पे गया तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना था? 5 पाई बाई 2. इसका सेकंड ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, ये अपने पहले ही ऑसिलेशन में है.
तो इसका फेज कितना है 5 पाई बाई 2, इसका फेज कितना है पाई बाई 2। तो व्हाट इज द डिफरेंस 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना होता है 2 पाई। अगर मैं यहाँ पे और एक लेता हूँ तो उस केस में ये 5 पाई बाई 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 9 पाई बाई 2 और ये आ जाएगा पाई बाई 2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2 पाई। इन दोनों में कितना डिफरेंस है 2 पाई। मतलब जो पार्टिकल सेम फेज में हो उनका फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई। करेक्ट। अब या तो आप इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस बता सकते हो या इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स 1 वेवलेंथ मतलब कितना आ गया लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ 1 लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच एंगल 2 पाई। करेक्ट। 2 लैम्डा विल करस्पॉन्ड टू 4 पाई। 3 लैम्डा विल करस्पॉन्ड टू 6 पाई। तो एक काम करेंगे जनरल फॉर्मूला बना लेंगे। फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है डिस्टेंस। और ये 12th में आपको कॉन्सेप्ट वापस लगने वाला है तो सिर्फ फॉर्मूला पता रख लो। फेज डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल और पाथ डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ओके। तो व्हाट इज फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। बराबर। करके देख लो सॉल्व करके देखो समझ में आ जाएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के जो पॉइंट्स होते हैं उनमें डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा। तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा डालता हूँ तो लैम्डा लैम्डा क्या हो गया कैंसल। तो कितना फेज डिफरेंस आया 2 पाई। अगर मैं और अगला लेता तो इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है 2 लैम्डा। तो यहाँ पे क्या लिखता मैं 2 2 इंटू 2 4 पाई। गुड। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। क्लियर। पक्का पक्का। अब क्वेश्चन पढ़ो। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन मीडियम इज 0.5 मीटर। द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशंस एट 2 पॉइंट्स of the medium due to wave is pi/5. What is the minimum distance between these two? डिस्टेंस पूछा है मतलब फेज डिफरेंस पूछा है कि पार्ट डिफरेंस पूछा है पार्ट डिफरेंस। और दिया क्या है फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है pi/5। 2 पाई बाय लैम्डा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 0.5 पाथ डिफरेंस। ओके मतलब डिस्टेंस। तो कैंसल कैंसल 1 जा एंड 10 जा 0.5 1 जा और ये 10 जा। इसको यहाँ पे लेके आ जाओ कितना हो गया 1/20। व्हाट इज 1/20 नहीं पता। व्हाट इज 1/2 व्हाट इज 1/2 0.5। तो 0.5 और 10 ऊपर जाएगा 0.05। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस 0.05। तो पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट 0.05 मीटर। देखो तो आंसर में है क्या ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल। एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इज सपोज टू बी कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हीलियम गैस टू दैट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड पूछा है तो पहले तो ये बताओ स्पीड ऑफ साउंड मतलब क्या। अभी लिखा था हमने गामा nRT/n या फिर अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक गामा p/ρ। वो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इट इज ओके। इफ यू वांट टू राइट डाउन nRT/m दैट इज फाइन वो भी चलेगा nRT/n। टेम्परेचर कांस्टेंट है एन और आर कांस्टेंट है लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है डायटोमिक और एक मोनोटोमिक। कौन सा डायटोमिक है कौन सा मोनोटोमिक है। नाइट्रोजन इज डायटोमिक गैस एंड हीलियम इज मोनोटोमिक गैस। तो मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि मोनोटोमिक के लिए गामा वैल्यू कितना होता है 5/3 और डायटोमिक के लिए कितना होता है बताया था मैंने
7/5। गुड। तो फिर बताओ कैसे सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला यूज करना है कि कुछ और। एन आर टी कॉन्स्टेंट है, तो फिर गैमा अपॉन एम। व्हाट इज एम? मास। कहाँ दिया है मास? ये बताया आपको हीलियम गैस का कितना मास था और नाइट्रोजन का कितना था? नहीं, नहीं बताया। मास एंड मॉलिक्यूलर वेट आर डिफरेंट थिंग्स। तो क्या करोगे? बताया क्या मास बताया हमको? नहीं। व्हाट विल यू डू? व्हाट यू विल डू? यू नो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? तो बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स के एक्चुअली दो फॉर्मूला बनते हैं। एक होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एम वो मतलब मॉलिक्यूलर वेट। एक होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं यहाँ पे V इक्वल टू गामा एन की जगह पे लिखता हूँ मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और एक m था ही, तो m और m हो गया कैंसल। तो V क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये पता होना चाहिए। ओके। आर और टी कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू गामा बाय एम नॉट। तो आपको रेशो पूछा है, किससे रेशो पूछा है? किसने पूछा है? हीलियम टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो स्पीड इन हीलियम अपॉन स्पीड इन नाइट्रोजन इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, गामा फॉर हीलियम और यहाँ पे गामा फॉर नाइट्रोजन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। देखो आता है कि नहीं, चेक करेंगे। अगर आंसर सही आया तो ठीक, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा फिर। ओके। तो व्हाट इज गामा फॉर हीलियम? अभी लिखा है यहाँ पे, कितना है? कितना है? 5/3। व्हाट अबाउट 7/5? 7/5। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? 14 तो एक एटम का हुआ ना, तो 28 होगा ना। N2 28। व्हाट अबाउट हीलियम? 4। 4 1 जा 7 जा 7 7 हो गया कैंसल। तो क्या है आपके पास? रूट ऑफ 25/3। ऐसा तो आंसर में नहीं है क्या? है? नहीं। तो कहाँ गड़बड़ हुई? तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट लिया ना हमने, गिवन टेम्परेचर तो टेम्परेचर कांस्टेंट लिया ही है हमने। व्हाट वेंट रॉन्ग? एक्चुअली नथिंग वेंट रॉन्ग। देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन गैस को और हीलियम गैस को दोनों को ही मोनोटॉमिक ट्रीट किया है। वो तुम कब कर सकते हो? वो 12th में आएगा। अभी फिलहाल जब तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट नहीं होता तब तक हम लोग वो बोल नहीं सकते। लेकिन रिमेंबर, अगर मैं दोनों को सेम टाइप ऑफ गैस ट्रीट करता हूँ, मतलब मैं गामा को भी क्या कर दूंगा? कांस्टेंट। क्या करोगे गामा को? कांस्टेंट, क्योंकि दोनों सेम टाइप के गैस हो गए। अगर दोनों सेम टाइप के गैस हो गए तो फिर वेलोसिटी सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे? मॉलिक्यूलर वेट पे। तो ये पैरामीटर तो रहने ही नहीं वाला है। तो आंसर क्या है? क्या आएगा आंसर? 7:1। तो देखो रूट ऑफ 7:1 दिखता है कहीं पे? ऑप्शन नंबर डी। गुड। तो इस केस में दे हैव ट्रीटेड बोथ द टाइप ऑफ गैस एज मोनोएटॉमिक, मतलब सेम टाइप। वो कब हो सकता है उसके लिए आपको 12th का कैटेगरी तक रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन और ये जनरली मेंस में आया था, तो नॉट वेरी डिफिकल्ट लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। और यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल, हमारे पास एक रोप है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है थिकनेस इज सेम एवरीवेयर, लेंथ एल दिया है, मास रोप का मास m1 है, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, इस रिजिड सपोर्ट से हमने एक रोप को हैंग कर दिया, इस रोप का खुद का मास m1 है, इसका लेंथ l है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जब ऐसे कैसे देते हैं ना रोप उसके नीचे वेट, तो हम लोग रोप का मास काउंट नहीं करते, हम लोग बोलते हैं कि रोप का मास निग्लिजिबल होगा, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा करना नहीं है। यहाँ पे आपको बोला है कि मास m1 है, किसका है, रोप का। अ ब्लॉक ऑफ मास m2 इज अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, इसके फ्री एंड पे मतलब इसके नीचे हमने एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास था m2, तो ब्लॉक का मास आ गया m2। और ट्रांसवर्स पल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स पल्स, ट्रांसवर्स वेव। स्ट्रिंग का केस याद करो, हमने रिजिड सपोर्ट पे वायर को कनेक्ट किया था, मतलब टाई किया था, दूसरे एंड से हम लोग वेव प्रोपेगेट कर रहे थे। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड। तो लोअर एंड ऑफ द रोप पे मतलब नीचे जो ट्रांसवर्स वेव होगा उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 1। द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द रोप इज लैम्डा 2, मतलब ऊपर पहुंचते पहुंचते वेवलेंथ लैम्डा 2 हो गया। तो रेशियो ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज, तो नीचे नीचे वेवलेंथ कम था और ऊपर वेवलेंथ बढ़ गया, तो नीचे वेवलेंथ कम था, ऊपर जाते जाते वेवलेंथ बढ़ गया, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। ओके, तो फिर अभी बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वेवलेंथ ऊपर टॉप एंड पे वेवलेंथ है लैम्डा 2 और नीचे के एंड पे वेवलेंथ है लैम्डा 1, और आपने पूछा है रेशियो ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। साउंड चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया था, साउंड मतलब वेव है, तो पहले हम लोग वेव के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, और वेव के बेसिक्स में मैंने बताया था दो टाइप के प्रोग्रेसिव वेव होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। फिर हमने स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव में दोनों का ही स्पीड का फॉर्मूला देखा था। साउंड के केस में हमने देखा था v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ, हाँ मुझे पता है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ फॉर्मूला आपको, दिस इज ट्रांसवर्स आई नो, इट वाज अंडर रूट ऑफ पी बाई डेंसिटी, अगर न्यूटन फॉर्मूला कंसिडर करोगे तो, और अगर उसमें लैपलास करेक्शन लोगे तो अंडर रूट ऑफ गैमा पी बाई डेंसिटी, और अगर ट्रांसवर्स वेव हो तो अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो इफ यू रिमेंबर, स्पीड वाज अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, where m is linear mass density, mass per unit length, and t is tension in the string, करेक्ट। तो अभी मेरे को बताओ हाउ टू फाइंड आउट वेवलेंथ। वायर यूनिफॉर्म बोला है ना, यूनिफॉर्म वायर बोला है ना, बोला है क्या, यूनिफॉर्म रो, यूनिफॉर्म रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। थिकनेस इज सेम एवरीवेयर, इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ इज सेम एवरीवेयर, मतलब क्या, मतलब मैं अगर 1 मीटर वायर यहाँ लेता हूँ, अगर उसमें 2 किलोग्राम मास है, तो यहाँ पे भी 1 मीटर में 2 किलोग्राम मास होगा, इसका मतलब लीनियर मास डेंसिटी हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया वो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन आ गया, एन। तो वी किस पे डिपेंड करेगा फिर, रूट ऑफ टी पे, इक्वेशन नंबर 1। बट डू यू नो v इक्वल टू एन लैम्डा, पता है क्या, पता है ये, पता है ना। तो v इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बताओ तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला तुमको, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, तो व्हाट इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, रूट ऑफ t1 बाय t2, बराबर, करेक्ट।
तो फिर टेंशन कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट टेंशन इन अ स्ट्रिंग? पहले तो बताओ टेंशन होता क्या है? फोर्स होता है, वेरी गुड। कौन सा फोर्स होता है वो? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग लूज है। ये स्ट्रिंग लूज है क्योंकि हमने इसको स्ट्रेचिंग के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो जैसे मैं इस पर लोड लगाता हूँ तो ये स्ट्रेच हो गया, मतलब इसमें टेंशन आ गया। तो टेंशन किसने प्रोवाइड किया? लोड ने। किसने किया? लोड ने, मतलब mg ने। बराबर। तो टेंशन कौन प्रोड्यूस करता है? वेट। किसका वेट? जो तुमने स्ट्रिंग के नीचे लगाया है वो, या तो स्ट्रिंग का खुद का वेट। तो लोअर एंड पे स्ट्रिंग पे कितना मास है? लोअर एंड पे लोअर एंड पे स्ट्रिंग पे कितना लोड लगाया हुआ है? m2g। बराबर ना? अरे तुम लोड कैसे निकालते हो? इस पॉइंट के नीचे कितना मास है इंटू जी करते हो। तो लोअर एंड के नीचे कितना मास है? कितना है? तो टेंशन टेंशन एट द लोअर एंड टेंशन एट द लोअर एंड क्या आएगा? m2g। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट अबाउट टेंशन एट द अपर एंड? अपर एंड पे कितना मास है? रस्सी का खुद का प्लस m2, तो क्या आएगा? m1 प्लस m2। तो व्हाट विल बी टेंशन एट द अपर एंड? m1 प्लस m2। बराबर। पक्का पक्का। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो λ1 बाय λ2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 बाई t2। व्हाट इज t1? m2g अपॉन m1 प्लस m2g। m1 प्लस m2g, जी हो गया कैंसल। देखो आंसर देखो, है? देख रहा है? नहीं है, आंसर है। सिर्फ नोटेशन उल्टे कर दिए ना हमने, इसके लिए गड़बड़ हो रहा है वो। देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। और ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड। लोअर एंड पे वेवलेंथ था λ1, अपर एंड पे है λ2। ओके। आपको रेशियो पूछा है λ1 बाय λ2 का। तो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी एंड v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी। टेंशन इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू लोड, लोड मतलब mg। तो लोअर एंड पे कितना मास और अपर एंड पे कितना मास? लोअर एंड पे कितना मास? लोअर एंड पे कितना मास है और अपर एंड पे कितना मास है? लोड, टेंशन, टेंशन कैसे फाइंड करोगे? लोअर एंड पे कितना लोड है? m2g। पक्का? श्योर? 100%? और अपर एंड पे कितना है? m1 प्लस m2। तो t1 की वैल्यू क्या आएगी? t1 अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो लोअर एंड अपर एंड, लोअर एंड अपर एंड, लोअर एंड m2g, अपर एंड m1 प्लस m2। तो बताओ आंसर क्या आएगा? तो जो हमारा आंसर है वो सही है क्या? करेक्ट है कि गलत है? इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? तो हाँ बोलो, तो नहीं बोलो। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रल हियर। इज दिस करेक्ट और इज दिस रॉन्ग? डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस? देन डू यू एग्री विद दिस? पक्का? फिर ये जो टेंशन T1 था लोअर एंड पे, क्या ये करेक्ट है? पक्का करेक्ट है? लोअर एंड पे टेंशन इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द लोड विच इज बिलो इट। तो बिलो इट कितना है? m2। अपर एंड पे टेंशन विल बी बिकॉज ऑफ m1 एंड m2। बराबर। तो ये भी करेक्ट है
तो ये भी क्या होना चाहिए, राइट। फिर कहाँ गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई, गलती क्वेश्चन में है। लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 पूछा है आपसे, व्हाट इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन m2, कौन सा आंसर आएगा, डी। अभी ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a progressive wave traveling along positive x direction is given by y equal to y x of t, मतलब y is a function of x and t। अगर आपको याद होगा तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था प्रोग्रेसिव वेव का, याद है क्या, ए साइन ऑफ समथिंग, मैंने तभी बताया था आपको साइन या कॉस दोनों में से कोई भी एक चलेगा, या साइन या कॉस। फिर अगर आपको याद होगा तो हमने लिखा था ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स होता है नेगेटिव, और नेगेटिव में रहा है तो एक्स होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन या कॉस दोनों में से कोई भी एक चलेगा, और हमेशा ये कांस्टेंट आना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। किसका जनरल एक्सप्रेशन है ये, वेव का, ट्रैवलिंग अराउंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इन्होंने उसी वेव का एक्सप्रेशन दिया है बाय एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0.005 कॉस ऑफ अल्फा एक्स माइनस बीटा टी। ओके, इफ द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव आर, वेवलेंथ आपको दिया है 0.08 मीटर, एंड टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, देन अल्फा एंड बीटा इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स आर, तो आपको अल्फा और बीटा पूछा है इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो बिल्कुल ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इट इज टू सिंपल। कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर। तुम लोग कंफ्यूज पता है कहाँ होते हो, यहाँ पे x नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव, बराबर ना, टाइम यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ऑड एंड इवन फंक्शंस, कभी सुना है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, यस और नो, हाँ या ना। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन सुना है कभी, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, नहीं पता होगा तो बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ, यस और नो। नो, ओके चलो कोई बात नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेता हूँ, और मैं अब एक्स की वैल्यू को माइनस एक्स कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा। तो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स, लेकिन एक्स क्या था, एक्स क्या था, तुम अभी अगर देखो हंसते हुए देखे ना, तो दिस विल बी नॉट गुड फॉर यू। तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्स क्यूब भी लेता हूँ, व्हाट इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स, बराबर। तो वापस क्या आ गया, अगर मैं पावर 5 लेता हूँ तो भी क्या आएगा। तो जब तुम x की जगह पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है, तुमको मिल रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको बोलते हो ऑड फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, ऑड फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, ऑड फंक्शन। नॉट ओनली बिकॉज की नंबर पावर ऑड है, सिर्फ उसके लिए नहीं, और भी बताता हूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट। व्हाट अबाउट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 6, एक्स रेज टू 8, इवन पावर लिया, और मैंने एक्स की यहाँ पे माइनस एक्स डाल दिया, क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको तुम बोलते हो इवन फंक्शन, और इसको तुम बोलते हो ऑड फंक्शन, बराबर, करेक्ट।
तो अल्टीमेटली सिंपल वे में अगर इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम वैल्यू है, और अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इवन एंड ऑड फंक्शन का। अगर अब फॉर एग्जांपल लेट अस से इफ आई हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, व्हाट विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स? क्यों? क्यों? क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई टू अगर 1 है तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस 1 है। व्हाट अबाउट इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स एज cos x? cos इज एन इवन फंक्शन। cos क्या होता है? इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज cos ऑफ पाई? -1। व्हाट इज cos ऑफ माइनस पाई? -1। और अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइन और कोसाइन वेव दिखते कैसे है तो पता होगा ही। assuming you know how does a sine wave and how does a cosine wave look like, इसके लिए ना फिजिक्स का प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आपको मैथ्स के बेसिक क्लियर नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। ये कौन सा वेव है और ये कौन सा वेव है? बराबर, वेरी गुड। पूरा पिक्चर देखोगे अगर, ऐसा है, ये जीरो एंगल है, यहाँ नेगेटिव एंगल है, यहाँ पॉजिटिव एंगल। अगर तुमने इस वेव को y एक्सिस के अलोंग फोल्ड कर दिया, फोल्ड, क्या होगा? क्या होगा? अगर मैं फोल्ड करता हूं तो क्या होगा? ये जो ट्रफ था ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये ट्रफ यहाँ आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं तो क्या मिलेगा? सही है, बराबर। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? इसका मतलब ये था, ये पाई बाई टू पे वैल्यू थी साइन की, कितनी थी? +1। ये माइनस पाई बाई थी, कितनी थी? -। और अभी आप कॉस वेव को फोल्ड करके देखो क्या होगा। क्या होगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? ओवरलैप। तो व्हेन यू फोल्ड and if you get exact overlap of the two sides, then it is even function, otherwise it is odd function। very good। तो अब जो तुम्हारा मेजर कंफ्यूजन था यहां पे, सपोज मैंने इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया होता, जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है वहां से मैं अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल लेता, तो मैंने माइनस साइन को निकाल लिया कॉमन। ओके, तो के एक्स हो गया पॉजिटिव और ओमेगा टी हो गया नेगेटिव। सही है, बराबर। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? तुमने ही बताया अभी, कॉस थीटा। तो ये माइनस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा आ गया। अब करो कंपेयर, अब बराबर है, देखो एक्स पॉजिटिव है टी नेगेटिव है। ओके, अभी करो कंपेयर, करो, कंपेयर करके बताओ तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? अल्फा एंड बीटा। कंपेयर करो तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करके बताओ क्या आएगा। व्हाट विल बी अल्फा? अल्फा इक्वल टू के, वेरी गुड। व्हाट विल बी बीटा? बीटा इक्वल टू ओमेगा। लेकिन तुमको याद है मैंने अभी अभी तुमको बताया के क्या था? मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था। व्हाट वाज के? 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई बाय लैम्डा। यू नो व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। और आपको ये दोनों वैल्यू दी है, कितना दिया है लैम्डा? कितना दिया है? 0.08। तो 0.08 मतलब 8 × 10⁻², 1 एंड 4, और ये जाएगा ऊपर ऊपर, मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 100 पाई बाय 4। व्हाट इज 100 बाय 4? तो 25 पाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 पाई। दिख रहा है क्या? ओके, ऑप्शन नंबर डी।
अब इसका भी कर लो फिर, बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? 2। 2 और 2 हो गया कैंसर, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पहले से बता के रखा है, और साथ में लॉग क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, वो भी हुआ है। लेकिन थोड़े थोड़े चीजें जो हमको और पता होने चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। पीरियड का मतलब होता है द एंगल आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन विल बी अगेन द सेम। वापस से सेम वैल्यू कब आएगी? तो बहुत सिंपल है। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन नहीं होते, वो होते हैं सर्कल के लिए। मतलब ओरिजिनली सर्कल से आ रहा है। बराबर, सही है। और मैंने आपको 4 पॉइंट लेके बताए थे। यहाँ पे एक पॉइंट था, इफ यू रिमेम्बर, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। मैंने आपको ये भी बताया था बाय डेफिनेशन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वेयर आर इज रेडियस। और हमने आर की वैल्यू ली थी 1, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इक्वल टू साइन थीटा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, यू शुड रिमेंबर ऑल द बेसिक आइडियाज। तो कॉस की वैल्यू ए पॉइंट के लिए और साइन की वैल्यू ए पॉइंट के लिए, कॉस की वैल्यू बी पॉइंट के लिए और साइन की वैल्यू बी पॉइंट के लिए। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द कॉस वैल्यू? बाय डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, एक्स है कॉस थीटा और वाई है साइन थीटा। एक्चुअली आर होता है, लेकिन हमने सर्कल कौन सा लिया था? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड सर्कल? सेंटर एट ओरिजिन। व्हाट डू मीन बाय यूनिट सर्कल? रेडियस वैल्यू इज 1। अगर रेडियस की वैल्यू 1 हो गई तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 1 0। बराबर। बी के क्या थे? 0 1। सी के क्या थे? -1 0। और डी के 0 -1। ए पॉइंट पे एंगल कितना है? 0 है, क्योंकि एंगल तुम मेजर ही करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। डी पे कितना है? 90, 180, 270, 360। वेरी गुड। तो एट ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस? 1। 1 ना, एक्स की वैल्यू 1 है, तो कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 डिग्री। आप जब टेबल बनाते हो तो कॉस ऑफ 0 1 दिखता है क्या? यस। साइन ऑफ 0 0 दिखता है क्या? यस। बी पॉइंट पे क्या आता है? एंगल कितना है? 90। व्हाट इज एक्स वैल्यू? 0, तो कॉस कितना? 0 और साइन कितना? 1। यहाँ पे जल्दी बोलो, -1 0। डी पॉइंट पे 0 -1, तो साइन की वैल्यू π/2 पे +1 है, 3π/2 पे -1 है, 270 पे -1 है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड? पीरियड का मतलब ये होता है कि साइन या कोसाइन की वही वैल्यू वापिस कब आएगी। तो बताओ कब आएगी? एक चक्कर के बाद, मतलब कितने के बाद? 2 पाई के बाद। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन और कोसाइन? 2 पाई। तो आफ्टर एवरी 2 पाई द वैल्यू ऑफ साइन एंड और कोसाइन इज द सेम अगेन। सही बात, क्लियर, बराबर। तो मुझे बताओ व्हाट इज साइन ऑफ π/2? 1। when is the sine value again +1? π/2 + 2 पाई मतलब π/2 वापिस से, 9π/2 वापिस से, 13π/2 वापिस, 17π/2, 21π/2। तो ये सारे वो वैल्यूज है जिसके साइन की वैल्यू कितनी है? 1। तो मैंने आपसे पूछा था कि प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या? प्रिंसिपल वैल्यू इज द वैल्यू बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो 0 और 2 पाई की मैं बात कर रहा हूं, तो साइन की वैल्यू पहली बार 1 कब हुई? π/2 पे। तो साइन थीटा की वैल्यू 1, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? π/2। और सेकेंडरी वैल्यूज क्या है? 5π/2, 9π/2, 13π/2, 17π/2, 21π/2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू? द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो एक बात बताओ, कॉस की वैल्यू -1, कॉस की वैल्यू -1, उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? When is cos of theta -1 for the first time?
एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल, कितना 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियंस। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू से क्या समझ में आया, क्योंकि साइन और कोसाइन ये पीरियोडिक फंक्शंस है, मतलब बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है। तो जब पहली बार आपको वैल्यू मिली, वो जो एंगल था उसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आया क्वेश्चन नंबर 8। द स्पीड ऑफ साउंड इन मर्क्यूरी एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 1450 मीटर पर सेकेंड। Given density of mercury is 13.6 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. The bulk modulus of mercury is speed of sound in a medium. याद है कि speed of sound in a medium is modulus of elasticity upon density. याद है, याद है ना? न्यूटन फॉर्मूला के हिसाब से ये E की वैल्यू क्या थी, P, और लैप्लास करेक्शन के हिसाब से क्या थी, ज्ञान आपकी। वैसे हमको दोनों लगने नहीं वाले, आपको वैसे भी पूछा सिर्फ मॉड्यूलस है। तो मॉड्यूलस पूछा है, बल्क मॉड्यूलस जब तुम बोलते हो ना, बल्क मॉड्यूलस, वो आप चैप्टर नंबर 6 में सीखोगे। चैप्टर नंबर 6 आने वाला है अभी। तो बल्क मॉड्यूलस में मतलब ई की वैल्यू तो हम डिनोट करते हैं के से। तो वी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ के बाय रो। क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है, बल्क मॉड्यूलस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाट इज वी स्क्वायर, के बाय रो। तो व्हाट इज के, वी स्क्वायर इनटू रो। व्हाट इज वी, व्हाट इज वी, 1450, मतलब 145 इंटू 10। मैं जानबूझ के जीरो को अलग कर रहा हूँ। व्हाट इज डेंसिटी, 13.6 इंटू 10⁻³ 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और ये 10⁻³ था तो कितना हो गया 10⁵. 13.6 इंटू 10⁵, 10⁻² और 10⁻³। 145 का स्क्वायर कैसे करते हो, हाउ डू यू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5? लास्ट में 25 लिखोगे, 14 का आगे नंबर 15, 14 इंटू 15 कितना होता है? बहुत स्लो है, कैलकुलेशन बहुत स्लो है आपका। देखो 14 इंटू 15 मतलब 15 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 4, व्हाट इज 15 इंटू 10, 150, 15 4 दा 60, 150 प्लस 60 21025 इंटू 13.6 10⁻⁵। बताओ, look at the options and tell me what will be your answer. What will be your answer? A, B, C, D. यस, जल्दी बोलो। अटक गया ना कैलकुलेशन में? अभी एक काम करना, चारों ऑप्शन में 10⁻10 है तो दिख गया ही होगा। कितना था 10⁻10, इधर कितना है 5। मैं एक काम करता हूँ, इधर पॉइंट डाल देता हूँ और ये 4 इसको दे देता हूँ, तो 10⁻9। 13.6 को 1.36 लेता हूँ, 10⁻10 उसका तो हो गया। व्हाट इज 2.1 इंटू 1, 2.1। व्हाट इज 2.1 इंटू 4, जल्दी, 84। तो व्हाट विल बी 2.1 इंटू 0.4, 0.84। व्हाट इज 2.1 प्लस 0.84, 2.94। तो आपका आंसर 2.94 तो छोटा होना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूँ कैलकुलेशन, यहाँ ध्यान दो। मैंने क्या किया कैलकुलेशन के लिए, अच्छे से ध्यान दो। मैं इसको फिलहाल भूल गया और मैंने इसको 1.4 बना लिया और मैंने 21 इंटू 14 कर लिया। 21 इंटू 14 आता है, अभी तुम लोगों ने ही बताया कितना आता है, 294। तुमने ही बोला अभी ये। तो व्हाट इज 2.1 इंटू 1.4, 2.94। तो आपका आंसर 2.94 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, वहां पे 1.36 था, तुमने कितना लिया 1.4, तो तुम्हारा आंसर ओवर एस्टिमेटेड है, मतलब आंसर विल बी लेस देन 2.94। तो 2.86 इंटू 10⁻10, ऑप्शन नंबर 8।
कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको समवेयर नियर इफ यू वांट टू गो फॉर जेडबल मेंस की बात कर रहा हूँ, अभी तो एडवांस बहुत दूर की बात है। नीट या जेडबल मेंस क्लियर करना है तो कैलकुलेशंस फास्ट होने चाहिए। 2.1 को 2 मान लेना, 1.6 को 1.5 मान लेना, 2 into 1.5 is 3, आंसर शुड बी लेस देन 3। एक ही ऑप्शन था, खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। A car blowing a whistle of frequency 133 hertz moves with a velocity of 60 meter per second towards a hill from which an echo is heard. The frequency of echo heard by the driver is। कल हमने एक रॉकेट का और एक टारगेट का क्वेश्चन लिया था। हमने पहले देखा था कि रॉकेट ने जो फ्रीक्वेंसी इमिट किया वो टारगेट तक पहुंचने में कितना हुआ, फिर टारगेट ने उसी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर दिया और रॉकेट ने इको सुना, राइट। तो दो केसेस थे, लेकिन मैंने बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि आपको पहला केस पूछा ही नहीं होता है, आपको पूछा होता है कि साउंड के सोर्स ने साउंड जनरेट किया, वही साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आया इन द फॉर्म ऑफ इको। तो मैंने कल फॉर्मूला ही बना के दे दिया था आपको, याद है, V प्लस VS अपॉन V माइनस VS इंटू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी। चलो कोई बात नहीं, जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं वापस बता देता हूँ, अब अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल खत्म करो इसको। एक कार है वो इज ब्लोइंग विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ब्लोइंग हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 133, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द हिल। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे एक हिल है, सम हिल, देयर इज अ कार ओवर हियर विच इज मूविंग टुवर्ड्स, और ये जो कार है इट इज ब्लोइंग अ विसल। तो जो पहला केस है, केस 1, सोर्स इज कार एंड लिसनर मतलब डिटेक्टर इज दिस हिल। तो हु इज लिसनर, हु इज लिसनर, हिल। तो हिल पे जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा उसको मैं बोल देता हूं एपरेंट फ्रीक्वेंसी NA। और अगर आपको याद होगा, वेल बाय द वे, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, VL VS। लेकिन यहाँ पे लिसनर रेस्ट पे है, हिल कैन नॉट मूव, तो ये क्या आएगा, 0। और डिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि कार इज मूविंग टुवर्ड्स द हिल। डिस्टेंस कम होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो यहाँ पे लगता है माइनस साइन, बराबर। अब इस हिल के पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंचा वही फ्रीक्वेंसी इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस कार के पास आया और वही फ्रीक्वेंसी बन गया NA'। तो केस नंबर 2, तो ये केस 1 का था, ये केस 2 का है। केस 2 में सोर्स कौन है, कौन है, सोर्स कौन है, हिल, लिसनर कौन है, कार, बराबर। तो फॉर्मूला वापस से NA' इक्वल टू VL VS और इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हिल के पास क्या था, NA। ये NA पहले केस से आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है, मतलब हिल वही रिफ्लेक्ट करेगा जो उसका पहुंचेगा, खुद के पास नहीं है उसका। हिल इज नॉट अ सोर्स, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर के पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंचता है वही वो रिफ्लेक्ट करता है। कितना पहुंचा, NA, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो कार के पास कितना पहुंचा, NA'। इस केस में सोर्स कौन था, कौन था, हिल। तो हिल रेस्ट पे है, डिस्टेंस अभी भी कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बराबर। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2 you will have NA' equal to V plus VL upon V into NA। लेकिन NA क्या है, V upon V minus VS into ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। बट वेट, पहले केस में सोर्स कौन है,
कौन है सोर्स? कार। तो यहाँ पे स्पीड किसका लेना पड़ेगा? कार का। दूसरे केस में लिसनर कौन है? कार। तो स्पीड किसका लेना पड़ेगा? कार का। तो यहाँ पे भी इन दिस केस ऑल्सो दिस विल बिकम VC एंड VC, और ये V और V क्या हो गया? कैंसल। V और V हो गया कैंसल। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया? V प्लस VC अपॉन V माइनस VC इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? 340. व्हाट इज स्पीड ऑफ कार? 60. तो 340 प्लस 60 अपॉन 40 माइनस 60 इंटू 133. हाउ मच इज दिस? 400 अपॉन कितना? 280 इंटू कितना? 133. बताओ आंसर बताओ। रफली रफली 200 अप्रोक्सीमेटली। हाँ क्यों? हाँ क्योंकि तुम इसको 140 लेते हो, 1 जा एंड 2 जा तो 200, लेकिन यहाँ पे रफ रफ चलेगा नहीं ना। क्यों नहीं चलेगा? देखो आंसर तुम्हारे पास 190 भी है और 200 भी है, तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तुमको एग्जैक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा लेस देन 200, 190। अब लेस देन 200 कैसे डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया? चलो 4 का टेबल तो पता होगा ही, 7 एंड 10 बराबर। गुड। व्हाट इज 10/7 और व्हाट इज 133/7? व्हाट इज 720 जा? 720 जा? 719 जा? 19 जा? तो बताओ आंसर क्या आएगा? 190 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए।